नमस्कार दोस्तों, एक बार सभी साथियों का स्वागत है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, बात कर रहे थे केंद्र राज्य संबंध यानी संघवाद की। पिछली क्लास में हो चुकी है, बहुत शानदार क्लास रही थी। आज जो टॉपिक बचा है उसको हम कंप्लीट करते हैं। केंद्र राज्य संबंध में पिछली क्लास में अपने चर्चा चल रही थी कि केंद्र राज्य संबंध, जिसमें हमने तीन प्रकार के संबंधों की बात हुई थी। एक तो बात की थी हमने विधायी संबंध, जो अनुच्छेद 245 से लेकर 255 तक उल्लेख था। ठीक है। और एक हमने बात की थी भारतीय संविधान के भाग 11 में है, ये अध्याय पहले में है। एक हमने बात कर ली प्रशासनिक संबंध, जो अध्याय 11 में दूसरे अध्याय में दे रखा है, यानी भाग 11 में दूसरे अध्याय में दे रखा है। 256 से लेकर 263 तक उल्लेख इसका मिलेगा इसमें। ठीक है। तीसरा हमने बात करें तो तीसरी बात करेंगे वित्तीय संबंधों की। और वित्तीय संबंध जहां से हम बात करें तो उल्लेख मिलेगा 264 से लेकर 293 तक, इसका उल्लेख इसमें हम बात करेंगे। तीन स्तर की बात करें और वित्तीय संबंध आगे होंगे। और पिछली क्लास में हमने कर लिए थे कौन से संबंधों के बारे में, हमने कर लिए थे विधायी संबंध 245 से लेकर 255 तक जो उल्लेखित बात थी इसमें हमने चर्चा कर ली थी। ठीक है। तो आइए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, और आज की क्लास से हम मोस्टली चर्चा और बात करते हैं। सबसे पहले हमने एक तो बात कर ली, आज हम बात करेंगे प्रशासनिक संबंध की। केंद्र और राज्यों के मध्य कौन से संबंध की बात कर रहे हैं हम? प्रशासनिक संबंध। प्रशासनिक संबंध जहां तक चर्चा और विषय यहां से बनता है, तो एक दो चीजें नोट कर लेनी, अच्छी बातें हमेशा काम देती है, ध्यान रखना। प्रशासनिक संबंध, एक तो हम बात करें तो भारतीय संविधान के भाग कौन से में, भाग ये भी 11 में है, ध्यान रखना। और आपसे ये भी पूछे कि अध्याय कौन से में, तो अध्याय याद रखना सेकंड में है। और एक चीज पूछ सकते हैं यहां से कि ये अनुच्छेद कहां से कहां तक है, तो इसके लिए अनुच्छेद मिलेंगे। 255 हो गया था, 256 से लेकर 263 तक उल्लेख इसमें आर्टिकल अनुच्छेदों में इसका उल्लेख मिलेगा। यहां से हम चर्चा और इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। प्रशासनिक संबंध में आपको ज्यादा अनुच्छेद याद रखने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छी चीजें हैं। एक तो अनुच्छेद 255 याद रखना, 256, 262 और 63, चार अनुच्छेद आपको मोस्टली इसमें से चर्चा कर लेनी है। ठीक है। देखो इसमें सबसे पहले मैं यहां से बात करूं अनुच्छेद 255 से 200, अच्छा 56, 256। यहां बात जो भी आएगी ना वो आएगी कि केंद्र से राज्यों पर या राज्यों से केंद्र किस प्रकार से प्रशासन करता है। तो यहां से वो चीज समझनी है कैसे कि जो व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका अपनी, यानी केंद्रीय कार्यपालिका राज्य की कार्यपालिका को निर्देश दे सकती है, यह आर्टिकल 256 में उल्लेख है। तो मैं ये कह सकता हूं यहां पर केंद्रीय या केंद्र
हेलो। हाँ, सेल डिश हो गए थे और ये भी देखे कितनी देर चलते हैं। देखो इसमें राज्य कार्यपालिका, केंद्रीय कार्यपालिका एक तो राज्य की कार्यपालिका को निर्देश दे सकती है, पहली बात तो ये नोट करना। दूसरी बात, राज्य कार्यपालिका ऐसी विधि नहीं बनाएगी, यानी यहां थोड़ा प्रतिबंधित करने की बात करती है। ऐसा कोई भी रूल्स या विधि नहीं बनाएगी जो केंद्रीय कार्यपालिका की शक्तियों में बाधा उत्पन्न करे, केंद्रीय जो कार्यपालिका है उसके विपरीत हो, उनको प्रभावित करे। कहने का मतलब होता है, हमने एक चीज पढ़ी थी विधायी शक्तियों में कि एक तो संघ सूची के विषयों पर कानून कौन बनाएगा, संघ सूची के विषयों पर कानून बनाती है संघ सरकार, राज्य सूची के विषयों पर राज्य सरकार, संवर्ती सूची पर दोनों मिलकर बनाएंगे। लेकिन एक चीज हमने बात की थी, अवशिष्ट पर केंद्र सरकार बनाएगी, लेकिन राज्य सरकारें कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो संघ सरकार को प्रभावित करती है, उनके रूल्स में किसी प्रकार से इसमें प्रभावित करती है। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज नोट करना। तो याद रखोगे आप, भाग 11 अनुच्छेद अध्याय कौन सा, 256 से 263। तो केंद्रीय कार्यपालिका राज्य कार्यपालिका को क्या कर सकती है, निर्देश दे सकती है। ठीक है, दूसरी बात, अनुच्छेद 257, राज्य कार्यपालिका ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगी जो केंद्रीय कार्यपालिका की शक्तियों को कम करती है, प्रभावित करती है, उसको कम करने का यानी किसी प्रकार की शक्ति में बाधा उत्पन्न करने का कार्य करती है। समझ में आ गई बात? ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। इसमें से आपको ज्यादा आर्टिकल सारे नहीं पढ़ने, कुछ ही आर्टिकल आपको रीड करने। जैसे मैं उदाहरण के लिए बात कर लूं तो इसमें देखो 256, 55, 56 हो गया, 57 हो गया। अब 262 और 63 दो नोट करने, मोस्ट यही है। अनुच्छेद 262 और 262 मेरा आइडिया से आप अच्छे से हम पढ़ चुके हैं पहले। कैसे पढ़ चुके हैं तो मैं बता दूं, ये 262 में ये दिया हुआ है कि नदियों का जो पानी होता है या जल स्रोतों का जो पानी होता है, दो राज्यों के मध्य नदियों या जल स्रोतों का जो पानी के विभाजन संबंधी विवाद होता है, उस विवाद पर भारतीय संसद के पास ये अधिकार है, या तो विधि निर्मित कर सकती है या एक न्यायाधिकरण गठित कर सकती है। तो हम कह सकते हैं इसके तहत नदीय न्यायाधिकरण का उल्लेख इसमें दिया हुआ है। ठीक है, और ये हमने अच्छे से इसके बारे में 262 के बारे में नदीय प्राधिकरण न्यायाधिकरण की बात कर चुके हैं। ठीक है, कौन से आर्टिकल में आ जाएगा, 262 में, नोट कर लेना इसमें। ठीक है, तो इसमें ऐसे लिख लेना, संसद को यह अधिकार है कि नदियों या जल स्रोतों के बंटवारे के, जो बंटवारे के विवाद आते उन विवादों को सुलझाने हेतु बंटवारे के विवाद समाधान हेतु एक तो क्या कर सकती है, ये विधि बना सकती है, विधि निर्मित कर सकती है, या न्यायाधिकरण, इसको आप बोलोगे ट्रिब्यूनल, गठित कर सकती है।
ठीक है। जैसे हमने पिछली क्लास में चर्चा कर ली थी इसके बारे में, कौन सी बात हमने इसमें चर्चा कर ली थी कि जैसे मान लो कि भारतीय संसद के पास में ये अधिकार है। अधिकार क्या है कि अधिकार है कि नदियों का पानी होता है, तो एक जल स्रोत होते हैं, जैसे मान लो कोई झील है जो राज्यों में आ जाती है, कोई नदी है एक से अधिक राज्यों में बहती है, तो उनके जल के बंटवारे को लेकर अक्सर विवाद उत्पन्न होता है। तो उस विवाद को समाधान करने के लिए, निपटारा करने हेतु कानून बनाने का अधिकार किसके पास? संसद। या तो वो क्या कर सकती है इसके लिए, या तो वो विधि निर्माण कर सकती है, ठीक है, या तो संसद के पास पावर है कि वो क्या बना दे, इस पर विधि निर्मित कर दे। पहली कंडीशन तो ये। अगर वो विधि निर्मित नहीं करे तब उसके पास में दूसरा अधिकार है कि वो एक ट्रिब्यूनल गठित कर सकती है। ट्रिब्यूनल का मतलब जानते हो आप? न्यायाधिकरण बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है इसको? न्यायाधिकरण। तो इसका भी गठन करने का अधिकार इनके पास में होता है। तो ये दोनों में से कोई सा भी कार्य कर सकती है। अब न्याय, हमने विधि निर्मित करने के बजाय संसद ने क्या किया? न्यायाधिकरण गठित किया। और मैंने कहा था कि जैसे कृष्णा नदी पर 1969 में न्यायाधिकरण, कृष्ण है, नर्मदा नदी नदी न्यायाधिकरण स्थापित किया, कावेरी नदी है, महानदी है, ठीक है। इन नदियों पर 8 न्यायाधिकरण अब तक गठित कर चुकी है भारतीय संसद, जिसको ट्रिब्यूनल बोला जाता है। और 2017 में इस पर रूल्स थोड़ा, ये 1956 के तहत है, 2017 में इस पर संशोधन किया। और संशोधन करके क्या कर दिया कि इसके लिए कह दिया कि इसमें एक अध्यक्ष होंगे, उपाध्यक्ष होंगे और 6 इसमें सदस्य होंगे। और इनका निर्णय क्या होगा? अंतिम होगा, बाध्यकारी भी होगा। और लेकिन इससे के तहत एक समाधान समिति बनेगी। पहले समिति का सुझाव आएगा, सुझाव नहीं मानने पर यह न्यायाधिकरण क्या करेगा? फैसला करेगा। वो फैसला राज्यों को मानना ही होगा, वो अंतिम मानना, राज्य का फैसला या न्यायाधिकरण का फैसला अंतिम होगा, राज्यों को मानना ही पड़ेगा। वो इसमें उल्लेख किया गया, ठीक है। तो मोस्टली यहां से ये चीज आपको क्या करनी है? नोटिस करनी है, ठीक है। तो पहली बात तो ये समझना इसके अकॉर्डिंग। फिर आपको अनुच्छेद नोट करना है, कौन सा? 263, 62 हुआ, 263 क्या कहता है? दो सौ तिरसठ वैसे तो आप चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में, लेकिन फिर मैं और बता दूं थोड़ा सा इसमें। 263 ये कहता है कि आप अंतरराज्यीय परिषद के गठन की बात करता है। किसकी बात करता है? अंतरराज्यीय परिषद। और ये हम चर्चा कर चुके, मेरे हिसाब से मुझे डिटेल से बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अंतरराज्यीय परिषद के गठन का सुझाव तो वैसे प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग है, राजमन्नार आयोग है, सरकारी आयोग है, इन्होंने किया था। लेकिन इसके तहत हमने इन अंतरराज्यों के विवादों को समझाने के लिए ये जो अंतरराज्यीय परिषद गठित हुई थी, ये हुई थी 28 मई 1990। चर्चा कर चुके हैं, ध्यान रखना इसमें। इस समय गठित की गई थी। और इस समय भारत के जो प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे वीपी सिंह। उनके कार्यकाल में ये गठित हो चुकी थी। बाकी इसकी बायोडाटा हम पूर्ण रूप से एक बार चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक ही स्लाइड में आपको नोट करना, ये एक ही स्लाइड आपको नोट करनी है। इसमें से क्या दिया हुआ है? प्रशासनिक संबंध, ठीक है। तो बेटर 4 अनुच्छेद इसमें नोट करोगे, 256, 57, 262 और 63। 62 63 2 बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये प्रावधान इसके तहत आप अच्छे से नोट करना, ये प्रशासनिक संबंध दिया होता है। फिर बात आएगी अपने राजनीतिक संबंधों की। कौन सी बात आएगी? सॉरी, वित्तीय संबंध क्या होता है, ठीक है। देखो, नंबर 3 की बात कर लेते हैं। केंद्र राज्यों के मध्य वित्तीय संबंध। केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंध की बात क्या है?
कैसे है वित्तीय संबंध, और वित्तीय संबंधों में फंड, बजट, सूचियां, अनुसूचियां, आदि सूचियां, वो चीजें आती है सारी की सारी, है ना। बढ़िया चीजें हैं, और बढ़िया चीजें हमेशा काम की चीजें। एक तो अपने को नोट कर लेना है इसमें से, ये भाग कौन से में मिलेगी, संविधान के 12वें भाग में मिलेगी। उल्लेख कहां मिलेगा इसका, संविधान के 12वें भाग में। दूसरा पॉइंट नोट करना है, इसमें अनुच्छेद कौन से है। तो 263 हो गया, 264 से 293 तक उल्लेख है। 64 कोई खास महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन 265 महत्वपूर्ण है। तो अनुच्छेद ले लेते हैं पहले, 265 क्या कहता है। 265 देखो, इसमें 265 ये बात करता है कि भारतीय संसद जब तक कोई विधि, अब देखो वित्त की बात आएगी इसमें, आपको देखो एक तो क्वेश्चन करने का तरीका ये नोट करना, विधायी की बात आए, विधायी की बात आए तो अनुच्छेद 245 से 55 तक याद करना, इसका कोई ऑप्शन मिले तो सबसे बेटर ऑप्शन है। प्रशासनिक की बात आए तो 256, यानी एक दूसरे पर केंद्रीय और राज्य की कार्यपालिका पर नियंत्रण की बात है ना, तो अनुच्छेद 256 से 63 करना है। और जब वित्त, बजट, पैसा, यानी पैसे की बात आ जाए ना कहीं पर, वित्त, फंड, ऐसा कोई भी कार्य, निधि कोई, तो उसमें आपको नोट करना है कौन सा आर्टिकल। आर्टिकल विशेष कर नहीं पूछे तो आर्टिकल आ जाएंगे इसमें 264 से 293 के मध्य वाला ऑप्शन करना है। तो आधे ऑप्शन तो ऐसे काट सकते हो आप, जो गलत आएगा, इजी लेवल क्वेश्चन का आए तो ठीक है। और अक्सर मेरे हिसाब से अब तक मैंने जो क्वेश्चन देखे, इस तरह के क्वेश्चन देखे, उसमें बेटर ऑप्शन से करना आपको, ठीक है। तो ये कहता है कि जब तक संसद एक विधि निर्मित नहीं कर लेती, तब तक संसद कोई प्रकार का कर लागू नहीं कर सकती, ये बात कहता है, ठीक है। जब तक संसद विधि निर्मित, जब तक संसद विधि निर्मित नहीं करती, तब तक कोई कर, यानी टैक्स लागू नहीं करेगी। आपको कोई भी टैक्स लागू करना है तो कानून तो बनना ही चाहिए, ये कहता है ये आर्टिकल, ध्यान रखना। बिना कानून बनाए अब किसी प्रकार की कोई भी विधि, कानून लागू, यानी कर लागू नहीं करेंगे। अब कर कैसे, जैसे मैं बात करूं तो केंद्र सरकार क्या करती है, कैसे कर लागू करती है। जैसे केंद्र सरकार है तो केंद्र सरकार लागू करती है, जैसे आयकर वाला है, तो जब तक विधि बनेगी तभी लागू कर पाएंगे, ऐसे तो करेंगे नहीं। राज्य सरकार, राज्य सरकार के करों का उल्लेख मिलेगा आपको, जैसे कृषि कर है, कृषि पर ध्यान रखना, कर लगाने का अधिकार राज्य सरकार का होता है। जैसे मनोरंजन है, इनका उल्लेख मिलता है इसमें, इनका क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। ये कौन से में, इस प्रकार के करों में 245, ये तो 265 ये बात मोस्टली करता है, अच्छी बात करता है। फिर देखो अनुच्छेद 266, क्या कहता है। 266 आपने पॉलिटी में बहुत सारी चीजें, जब हमने संसद पढ़ी थी, जब राज्य की विधान मंडल पढ़ी थी, उसमें इसकी चर्चा हुई थी अपने। उसमें किस बात की चर्चा हुई थी, उसमें यह हुआ था कि यहां संचित निधि का उल्लेख है। किस प्रकार की निधि का उल्लेख है,
संचित निधि का उल्लेख इसमें है। तो कौन सी प्रकार की निधि का उल्लेख है इसमें? संचित निधि। और संचित निधि से केंद्र को जब पैसा निकालना हो तो कैसे निकालेंगे वो? संचित निधि से फंड निकालना हो तो इस निधि से फंड निकालने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? उनको एक बिल लाना पड़ता है। कौन सा बिल आते हैं? विनियोग बिल। ठीक है। संसद विनियोग विधेयक से विनियोग विधेयक पारित करना होगा और उसके बाद में खर्च निकाल सकती है इसमें से। ठीक है। विनियोग बिल लाना पड़ेगा और इस बिल के पारित होने के बाद में इसमें से खर्च निकाल सकती। ये कार्य सिर्फ संसद के पास में ये अधिकार होता है, अन्य कोई नहीं कर सकते। ठीक है। ठीक है। खर्च या इसको धन बोलते हैं। फिर देखो इसमें संचित निधि में दो तरह का व्यय होता है। एक तो होता है साधारण व्यय, और एक होता है इसमें भारित व्यय। साधारण व्यय तो साधारण खर्च हो गया, और भारित व्यय वो होता है जिसमें ऐसा मानो कि धन, ऐसा विधेयक, ऐसा विनियोग विधेयक जिस पर आप सदन में, संसद में चर्चा तो कर सकते हो, जिसमें चर्चा तो हो सकती है, बहस हो सकती है, लेकिन एक तो आलोचना नहीं कर सकते और एक उस पर वोटिंग नहीं होती है। जैसे राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, भारत के न्यायाधीश है, उनको जो पेंशन वेतन वगैरह दिया जाता है उसको वे में इसमें शामिल किया जाता है। दो प्रकार का वे इसमें होता है। और इसी आर्टिकल में आपको याद रखना, जो राज्य की संचित निधि है ना, उसी का उल्लेख इसी में है। राज्य संचित निधि है ना, उसका उल्लेख भी इसी आर्टिकल में, ध्यान, केंद्रीय संचित निधि और राज्य की संचित निधि दोनों इसी आर्टिकल में उल्लेखित किए गए। ये सारी चीजें जो हमने अब तक की ना, ये यहां तक की बात है। ये आर्टिकल कौन से में? 266 के पहले खंड में है। और एक साथ में और नोट कर लेना, आपसे पूछने 266 के दूसरे खंड में क्या है? अनुच्छेद 266 का दूसरा खंड। इसका जो दूसरा खंड है ना, उसमें लोक लेखा निधि है, जो हम संसद के टाइम डिटेल से कर चुके हैं। यानी संचित निधि के अतिरिक्त जो धन होता है वो किस में रहता है? लोक लेखा निधि में। इसमें पब्लिक अकाउंट कहा जाता है इसको, पब्लिक अकाउंट फंड। निधि का मतलब फंड होता है। यानी पब्लिक का पैसा जो होता है ना, सरकार तो सिर्फ एक बैंकर की भूमिका में होते है। इसमें क्या होती है? सरकार किस भूमिका में रहेगी? तो सरकार एक बैंकर की भूमिका में रहेगी। यानी जिस प्रकार से बैंक लेन देन करता है, मीडिएटर का काम करती है सरकार, वैसे कौन सा लोक लेखा निधि में? जैसे उदाहरण के लिए बात करें, एलआईसी का पैसा है, ठीक है, भारत बीएसएनएल का पैसा जो आता है, वो इस प्रकार के सरकार पब्लिक अकाउंट फंड इसमें जमा होता है, इससे खर्च इसमें से किए जाते हैं। ठीक है। तो ये पहली बात इसमें हो गई, और दूसरी बात इसमें से आपको नोट कर लेनी है। सॉरी, 1 नंबर। ठीक है। और ये हो गई 2 नंबर। ठीक है, दोनों नोट कर लेना आपको 266 में। फिर हम बात करेंगे अनुच्छेद 267। 267 में किस बात का उल्लेख है?
267 में आकस्मिक निधि का उल्लेख है। और आपसे पूछना आकस्मिक निधि किसके नियंत्रण में होती है, तो आकस्मिक निधि होती है राष्ट्रपति के कंट्रोल में। आकस्मिक का मतलब होता है इमरजेंसी फंड, और किसके कंट्रोल में होगी, इस पर नियंत्रण याद रखना राष्ट्रपति का होता है। राष्ट्रपति की तरफ से जो सचिव होता है राष्ट्रपति का, वो इसको मेंटेन करता है। देखो जैसे संचित निधि या समेकित निधि बोला जाता है, उससे अगर धन निकालना है तो विनियोग बिल संसद पारित करेगी और उसके बाद निकाल सकती है। आकस्मिक निधि से अगर मान लो कि धन निकालना है तो इसमें राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए। पहले राष्ट्रपति की अनुमति से इसमें धन निकाला जा सकता है, बाद में सदन में बताया जा सकता है। ये इमरजेंसी जब होती है, आपातकालीन स्थिति होती है, तब इसका प्रयोग किया जाता है। और यही आर्टिकल क्या कहता है, ये जो राज्य की आकस्मिक निधि है ना, वो भी इसी में है, ध्यान रखना। आकस्मिक इमरजेंसी, उस पर नियंत्रण किसका होता है, तो उस पर नियंत्रण होता है राज्यपाल का। ये दोनों इसी में दे रखी है, केंद्र की भी इसी में और राज्य की भी इसी में दी हुई है। ठीक है, ओके, एनी डाउट, नो डाउट, चले ठीक है। फिर आपको कुछ अनुच्छेद नोट करने हैं। दो सौ अड़सठ से 272 तक। ज्यादा डिटेल कुछ नहीं है इसमें, इतना ही है कि इसमें दिया हुआ क्या है। चल जा भाई। केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन है, इसमें बंटवारा दिया हुआ है। केंद्र और राज्यों के मध्य जो वित्त होता है ना, उस वित्त का क्या किया हुआ, इसमें विभाजन किया हुआ है। ठीक है, अनुच्छेद 275, अनुच्छेद 282, थोड़े से जुड़े हुए इसलिए मैं एक साथ लिख रहा हूं इनको। 275 ये कहता है विधिक अनुदान, और 282 कहता है विवेकीय अनुदान। विधिक अनुदान का मतलब, इसका तो इतना ही पॉइंट नोट कर लेना, इतना ही पूछा जाएगा आपसे। विधिक अनुदान का मतलब होता है कि केंद्र और राज्यों के मध्य जो वित्त आवंटित होना, यानी कानूनी तौर पे जितना होना उतना अनुदान राज्यों को केंद्र द्वारा दिया जाना है, तो दिया जाना ही है, ये कानूनी तौर पे। विवेकीय किसी राज्य के विकास के लिए राज्य केंद्र सरकार द्वारा क्या कर सकते हैं, तो जैसे सेम गवर्नमेंट होती है अक्सर केंद्र में और राज्य में, उन राज्यों में तो केंद्र सरकार क्या करती है, बजट ज्यादा आवंटित कर देती है, और जिनमें सेम गवर्नमेंट यानी विपरीत सरकार पार्टी की होती है, वहां कम आवंटित करती है। तो वो उनके विवेक पर है, वो चाहे तो किसी राज्य में फंड मान लो कि ज्यादा आवंटित कर सकती है, उनके विवेक पर ऐसे फैसले उनके माध्यम से लिए जाते हैं, तो ये कार्य उनके द्वारा किए जा सकते हैं। फिर एक दो आर्टिकल और नोट करोगे, आर्टिकल जैसे अनुच्छेद आ जाएगा अपना 269 69A। अनुच्छेद 269A क्या कहता है, ये जीएसटी की बात करेगा भाई सीधी। किसको अंत स्थापित कर दिया इसमें, जीएसटी।
गुड्स एंड सर्विस टैक्स को अंतः स्थापित। और किस संविधान संशोधन के तहत हुआ था ये? 101वां संविधान संशोधन हुआ था 2016, उसके तहत इसको शामिल इसमें जोड़ा गया था। 101वां संविधान संशोधन 2016 के तहत जीएसटी को इसमें शामिल किया। और इसमें कहने का मतलब होता है कि जीएसटी पर केंद्र और राज्य क्या कर सकते हैं, दोनों रूल्स बना सकते हैं। यानी कानून कौन बनाएगा इस पर? वित्तीय मामलों में विधि निर्माण। तो विधि निर्माण कौन कर सकता है? तो राज्य प्लस केंद्र दोनों मिलकर इस पर क्या कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं। लेकिन एक चीज नोट करना, ये जो व्यापार अंतरराज्य व्यापार है ना, अंतरराज्य व्यापार एवं वाणिज्य, यानी राज्यों के मध्य व्यापार और वाणिज्य है ना, उस पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। ये क्या कर सकते हैं? ये विधि बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं, विधि का निर्माण कर सकते हैं। और इस पर तो कौन करेगा? अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य पर तो केंद्र सरकार। जबकि जीएसटी पर है ना, विधि निर्माण कौन कर सकता है? जीएसटी पर विधि निर्माण करेगी केंद्र और राज्य दोनों मिलकर। ये आर्टिकल कौन सा करता है बात है? ये 269A में उल्लेखित बात है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर बात आएगी जीएसटी काउंसिल परिषद का नंबर आएगा अपने अनुच्छेद 279 में। अच्छा अनुच्छेद है, ध्यान रखना, 279A। और 279A किसकी बात कर रहा है? ये कहता है जीएसटी काउंसिल परिषद, यानी परिषद। और आपसे पूछेंगे इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है हमेशा वित्त मंत्री। अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री। कौन सा वित्त मंत्री? केंद्रीय वाला, राज्य वाला नहीं, ठीक है। वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होंगे। सदस्य कौन होंगे? तो इसमें सदस्य होते हैं, कोई राज्य मंत्री है ना, केंद्र का बाहर साधक कोई भी दे रखा है, जिसको प्रभार थोड़ा बहुत दे रखा है वो, और किसी भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री इसमें शामिल होंगे, ठीक है। सदस्य केंद्रीय बाहर साधक राज्य मंत्री, राज्य व या राज्य के बाहर साधक वित्त मंत्री। अगर कोई केंद्र शासित प्रदेश है ना, तो उसके बाहर साधक वित्त मंत्री। इसमें क्या होंगे? ये सदस्य होंगे जीएसटी परिषद की। और जीएसटी परिषद की बैठकें होती है, अब तक 56 बैठक हो चुकी है इसकी। कितनी बैठक हो चुकी है? 56 बैठक। क्या कार्य करेगी ये परिषद? कार्य आपसे पूछ लेना तो याद रखना, केंद्र और राज्यों में वित्त विभाजन का कार्य करते हैं। केंद्र व राज्यों में वित्त विभाजन का कार्य कौन करेगी? जीएसटी परिषद के द्वारा यह कार्य किया जाता है, ठीक है। एक तो ये चीज। और अब तक इसकी पूछे ना कितनी बैठकें हो चुकी है, तो बैठकें इसकी अब तक 56 बैठक हो चुकी है। 56 बैठक तो इसकी हो चुकी है। अभी आपको पता है कि कुछ स्लॉट खत्म करना, जीएसटी के कुछ स्लॉट बढ़ाना, आटे पर जीएसटी वगैरह थी पहले वो कम करना, ठीक है।
फिर आ जाएगा अपने अनुच्छेद 280 जो आप वित्त आयोग पढ़ ही रहे हो। केंद्रीय वित्त आयोग है, ध्यान रखना। किसका उल्लेख है? केंद्रीय वित्त आयोग। और ये स्थापना हुई थी कैसे? नियोगी की सिफारिश पर। प्रथम में थे ये। कुछ बातें नोट कर लेना इसके। वित्त आयोग का गठन कौन करेगा? तो गठन अध्यक्ष और सदस्य सभी की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति द्वारा। और फिर आपसे पूछे प्रथम वित्त आयोग, तो प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? गठन हुआ था 1951 में। ठीक है। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तब आपको जवाब देना, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे के सी नियोगी। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? के सी नियोगी प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। एक तो ये चीज। वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? वर्तमान में चल तो 15वां रहा है, लेकिन 16 वित्त आयोग का गठन हो चुका है। और 15 वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह और 16 वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को बनाया गया, जिनका कार्यकाल अभी तक शुरू नहीं हुआ है। गठन, या मैं सिर्फ अध्यक्ष लिख दूं इसका, एन के सिंह। एन के सिंह का मतलब होता है नंद किशोर। और 16वां, आपसे पूछे 16वां वित्त आयोग, तो इसके अध्यक्ष है नहीं, होंगे। कौन है? अरविंद पनगड़िया। कौन होने वाले इसके अध्यक्ष? अरविंद पनगड़िया। इनकी हाल ही में नियुक्ति या इसका गठन हो चुका है। 16 वित्त आयोग का गठन हो चुका है इसका, द्रौपदी मुर्मू द्वारा। लेकिन ये कार्यकाल कब से शुरू होगा? तो इसका कार्यकाल शुरू होगा 1 अप्रैल 2026 से। ठीक है, ये कार्य करना शुरू करेगा। अब तब तक किसका कार्यकाल चल रहा है? 15 वित्त आयोग का कार्यकाल चल रहा है इसमें। ठीक है, तो ये वित्त आयोग का उल्लेख इसमें दिया हुआ है। एक आर्टिकल है 281। नॉर्मली याद रख लेना, ज्यादा डिटेल से जाने की जरूरत नहीं है। क्या कहता है 281? 281 इस बात की ओर ज्यादा जोर देता है कि यह वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट देता है राष्ट्रपति को। यह अपनी रिपोर्ट किसको देगा? यह वार्षिक रिपोर्ट देता है, ध्यान रखना। यह रिपोर्ट कैसी होती है? सालाना होती है और राष्ट्रपति को देता है। जो राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्राप्त होती है, राष्ट्रपति उसको संसद में चर्चा हेतु रखवाएगा। ठीक है, तो इसमें यह उल्लेख है 81 में कि चर्चा हेतु रखवाएगा। वित्त आयोग की रिपोर्ट को राष्ट्रपति संसद में चर्चा हेतु रखवाएगा। इस बात का 281 में उल्लेख है। यह तो अपने केंद्र और राज्यों के मध्य प्रमुख संबंधों की चर्चा, महत्वपूर्ण बातें, महत्वपूर्ण चर्चा इसके अकॉर्डिंग।
एक सवाल तो ये बनता है इसके उल्लेख का। दूसरा सवाल यहां से ये बनता है कि आखिर केंद्र राज्यों के मध्य विवाद जो है लगातार बढ़ रहे हैं, विवादों के कारण क्या है, क्यों बढ़ रहे विवाद? तो आप एक चीज नोट करोगे तो यहां से पॉइंट अपने आ जाएगी, केंद्र और व राज्यों के मध्य विवादों के कारण क्या है? भाई क्यों आखिर केंद्र और राज्य आपस में इस प्रकार के विवादों में झिलते हैं हर बार, और हर बार इनके विवाद ऐसे देखने पड़ते हैं? क्या कारण है इस प्रकार के? तो उनकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात अपनी आएगी भाई, एक तो विवाद का प्रमुख कारण होता है राज्यपाल, जिसकी नियुक्ति, राज्यपाल के फैसले, बहुत अच्छा इसमें पॉइंट इसमें नोट होता है। एक विवाद का कारण है अनुच्छेद 356 का गलत प्रयोग करना, केंद्र द्वारा सेना मानो की सत्ता है उसका दुरुपयोग करके सैन्य बल तैनात कर देना राज्य में कभी कभार, इस प्रकार के मामले भी इसमें आते हैं। ठीक है, तो मोस्टली आपको कुछ पॉइंट नोट करने हैं, जैसे मैं उदाहरण के लिए बात करूं, नंबर एक 2 3 ऐसे कर लेते हैं। एक तो आ जाएगा राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति। राज्य की राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है केंद्र सरकार द्वारा, और जब ये नियुक्ति की जाती है तो जाहिर सी बात है कि राज्य की सरकार है वो किसी और पार्टी की हो सकती है, सेम पार्टी की हो सकती है। जैसे अभी तमिलनाडु वाला विवाद चल रहा है, तमिलनाडु में वहां पर तमिलनाडु की जो सरकार है, तमिलनाडु की सरकार और केंद्र की सरकार, भाजपा की सरकार है केंद्र में, तो तमिलनाडु में उसके विपरीत सरकार है। तो दोनों सरकारों में एक विवाद है। पहला विवाद तो ये कि दोनों की पार्टियां अलग अलग है, दोनों अलग अलग पार्टियों के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो केंद्र चाहती कि अपने अकॉर्डिंग वहां राज्यपाल शासन करे, और वो सरकार चाहते हम अपने हिसाब से शासन करें, और इनकी नियुक्ति उस अकॉर्डिंग करते हैं। तो विवाद का सबसे बड़ा कारण एक तो ये बनता है कि राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा करने का प्रावधान होना। ठीक है, और एक होता है अनुच्छेद होता है 356 का गलत प्रयोग। गलत प्रयोग जैसे 1977 में, 1980 में 9 राज्यों की सरकारें गिरी थी, दो बार, 9 जिसमें राजस्थान भी शामिल था। ठीक है, तो जब जब गलत प्रयोग हुआ है तब तक विवाद की कंडीशन बढ़ी इसमें। ठीक है, फिर राज्यपाल का पक्षकार होना, राज्यपाल का यानी ये केंद्र का पक्ष ज्यादा लेता है, तो राज्य की सरकार इसके विपरीत हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा पॉइंट हम ले लेंगे इसमें, अनुच्छेद 200 जो होता है ना, अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल की विधेयक पर यह राज्यपाल द्वारा करना, विधेयक को राष्ट्रपति के परामर्श हेतु सुरक्षित रखना। आर्टिकल 200 यह कहता है कि आप राज्यपाल किसी विधेयक पर स्वीकृति दे सकते हैं, स्वीकृति रोक सकते हैं, या उस विधेयक को पुनः विचार के लिए लौटा सकते हैं। ठीक है, या उस पर राष्ट्रपति के परामर्श से तो सुरक्षित रख सकते हैं। अभी तमिलनाडु वाला जो विवाद होता है 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे कि राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकता। राज्य की सरकार भी लोकतांत्रिक सरकार है, चुनी हुई, वो भी सोच समझ के कानून बनाती है, आप उसकी कुंडली मार के नहीं बैठ सकते, उनको पारित करना होगा। कई ऐसे विधेयक थे जो राज्यपाल ने क्या कर दिए, पारित नहीं किए, और उन्होंने दोबारा पारित किए राष्ट्रपति के परामर्श से, तो सुरक्षित रखकर उन पर बैठ गए। तो कहने का मतलब है हर विधेयक को ऐसा कर सकते हैं। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि दुरुपयोग भी इसका आसानी से राज्यपाल इस प्रकार के पावर का कर सकता है। दुरुपयोग ही सबसे बड़ी बात इसमें होती है। ठीक है, एक सशस्त्र बल जो होते हैं ना,
केंद्र द्वारा, ऐसे कहना, केंद्र द्वारा राज्यों में सशस्त्र बलों का दुरुपयोग। अब देखो कैसे दुरुपयोग करते हैं। वैसे देखा जाए तो राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखना, कानून और जो व्यवस्था होती है ना, वो बनाए रखना राज्य सरकार का काम है, ठीक है। लेकिन एक आर्टिकल है 355, वो ये कहता है कि किसी राज्य में विदेशी आक्रमण होता है या आंतरिक अव्यवस्था होती है, तो इससे निपटने का काम केंद्र सरकार का होगा। किसी राज्य में कोई दूसरा देश आक्रमण कर देते, जैसे भारत के सीमावर्ती कई सारे राज्य, या फिर आंतरिक तौर पे अव्यवस्था हो जाती है, शांति व्यवस्था बिगड़ जाती है, तो 356-55 यह अधिकार देता है कि राज्य में केंद्र शांति स्थापित करेगा। और कई बार इस पॉइंट का गलत प्रयोग करते हुए ये क्या करते हैं, 356 का प्रयोग कर लेते हैं गलत। तो केंद्र द्वारा राज्यों में सशस्त्र बल, सशस्त्र बल यानी जो सेना होती है ना, उस सेना का ये गलत प्रयोग करते हैं। इससे भी तनाव की स्थिति क्या होती है, उत्पन्न हो जाती है। ऐसा भी आपको अक्सर उदाहरण इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे मैं बात करूं तो हम ले सकते हैं योजना आयोग है, इसका वर्तमान नाम क्या हो गया, नीति आयोग, और पहले इसका नाम क्या था, योजना आयोग। योजना आयोग के नियम सिद्धांत योजनाओं को लागू करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद हुआ करती थी, और राष्ट्रीय विकास परिषद क्या हो गई, धीरे धीरे अपने अस्तित्व से बाहर निकल गई, ठीक है। अब मान लो कि धीरे धीरे वो समाप्त हो गई, और जैसे वो समाप्त हो गई तो ऐसी स्थिति में योजना आयोग क्या हो गया था, प्रभावी हो गया। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था। फिर 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किसका गठन कर दिया हमने, नीति आयोग का गठन कर दिया। तो वर्तमान में कौन सा चल रहा है, नीति आयोग संचालित है वर्तमान। नीति आयोग पर सबसे बड़ा दबाव यह कि ये एक तो क्या कर रहा है, ये राजकोषीय संघवाद को बढ़ावा देता है, ये वित्त का वितरण है ना ढंग से नहीं करता है, केंद्र और राज्यों के मध्य वित्त का वितरण समान रूप से नहीं करता है। जहां सेम सरकारें वहां वित्त अच्छा दे देता है, और जहां सरकारें उनकी अपोजिट पार्टी के वहां पर वित्त का बंटवारा ढंग से नहीं करता है। और दूसरी बात, वित्तीय राजकोष का इस पर भी आरोप लगता है। कहने का मतलब होता है राजकोष से जो हमारे पास में जीएसटी के बाद में केंद्र के पास जाता है, और केंद्र उसका क्या करती है, वितरण किस प्रकार से करे, ये उस पर निर्भर करते हैं। तो नीति आयोग इस प्रकार की योजनाएं राज्यों को कम देता है जहां उनकी सरकार विपरीत में, और ऐसे राज्यों को ज्यादा देता है। तो ये धन का आवंटन और बंटवारा क्या करता है, सही ढंग से नहीं करता। आरोप क्या लगा, एकात्मक संघवाद का आरोप इसमें लगा है, ठीक है। तो ये कार्य भी इनके द्वारा किए जाते हैं। तो एक चीज से ये भी एक अच्छा उदाहरण है जीएसटी। जीएसटी 101वां संविधान संशोधन हुआ था 2016, उसके तहत लागू की गई। और जीएसटी क्या करता है, वित्त का विभाजन और वित्त के विभाजन में विसंगतियां रखता है। वित्त के विभाजन में क्या करता है, ये विसंगतियां रखता है, यानी ढंग से सुचारू रूप से। अब जीएसटी के बाद में राज्यों का जो जीएसटी है ना वो भी केंद्र के पास जाता है, और केंद्र का जीएसटी भी केंद्र के पास जाता है, और फिर राज्य का जो जीएसटी है ना वो केंद्र सरकार देने में देरी कर देता है, जिससे राज्य का बजट क्या हो जाता है, उकचुक और गड़बड़ा जाता है। ये स्थिति इसके माध्यम से होती है, ठीक है। इसके अलावा जैसे नंबर 8 पे मैं और बात करूं तो आपको याद हो तो किसान आंदोलन हुए थे, किसान आंदोलन हुए थे 2020 में, और इसके माध्यम से आपको याद हो 3 कृषि कानून आए थे। काफी ज्यादा विरोध हुआ था, उत्तर भारत में सबसे ज्यादा विरोध हुआ था, दक्षिण में भी विरोध हुआ था। अब सवाल यह बनता है कि जो कृषि है ना,
यह कृषि राज्य सूची का विषय और कानून किसने बना दिया? केंद्र सरकार ने। तो इस बात का भी राज्यों ने विरोध किया। और किसान क्या कर रहे हैं? अभी भी एमएसपी की मांग को लेकर केंद्र को टारगेट कर रहे हैं। तो यह भी एक विवाद का प्रमुख कारण बन रहा है। कई राज्यों में जो किसानों के पक्ष की सरकार है ना, वो केंद्र सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि किसानों के हित में एमएसपी लागू करो या ऐसे कानून दोबारा आप लाने की प्रयास ना करो, इस प्रकार के कार्य। एक होता है CAA, नागरिकता संशोधन अधिनियम आया था 2019 को, 1955 में संशोधन किया था। इसके तहत गैर मुस्लिम जो है ना, यानी हिंदू धर्म के अलावा गैर मुस्लिम धर्मों को नागरिकता का प्रावधान इसमें किया गया था। यानी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इन 3 देशों से सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई, पारसी, हिंदू, इन धर्मों के अनुयायी को 11 साल के बजाय 5 साल में भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया था। तो इनको तो नागरिकता मिल सकती है। मुस्लिम अगर इस दिन देशों से आए तो उसमें नहीं मिल सकते। इस आधार पर कुछ राज्यों में विवाद की स्थिति कुछ बनी थी, लेकिन अभी तक ये मुद्दा वापस स्टेबल, लेकिन ये एक्ट तो 2020 में हम बात करें तो लागू हो चुका है। ठीक है। इसके अलावा एक दो कारण में और बात करूं तो हम ले लेंगे, जैसे ये ईडी सीबीआई का प्रयोग कर ही रहे, गलत प्रयोग। बहुत अच्छा कारण है। ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग, राज्य पर आरोप लग रहे हैं, राज्य आरोप लगा रहे केंद्र पे ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करने का। ईडी का मतलब होता है प्रवर्तन निर्देशालय, और सीबीआई का मतलब होता है क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन। ठीक है। अभी इसका मतलब होता है ईडी प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई। जैसे कई राज्यों में आरोप लगे, जैसे दिल्ली में लोकतांत्रिक सरकार चुनी थी वहां की जनता ने, जबकि केंद्र सरकार ने ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके वहां के लोकतांत्रिक मुख्यमंत्री को 9 महीने तक लगातार जेल में रखा। कहने का सवाल ये बनता है, सवाल सबसे बड़ा ये कि उसके बाद में आरोप भी दर्ज नहीं हुए। तो चुनी हुई जो सरकारें होती हैं, उन सरकारों का दुरुपयोग, उसके इस ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके सत्ता के अपने पक्ष में करना, यानी ये केंद्र पर बहुत अच्छे और ज्यादा आरोप लगाए जा रहे हैं, राज्यों के द्वारा लगाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार के कार्य भी इनके माध्यम से किए जा रहे हैं। ठीक है। थोड़ी सी जानकारी और नोटिस कर लेते हैं अपने को। नोटिस ये करने की कुछ लोकतांत्रिक तौर पे अगर हम बात करें, कुछ आयोग गठित हुए, प्रमुख प्रशासनिक सुधार, समय समय पर इन प्रकार के प्रशासन में क्या करना होता है, सुधार करने की गुंजाइश भी हुई थी। तो कुछ आयोग बने इसमें केंद्र राज्यों के संबंध में। प्रमुख प्रशासनिक सुधार आयोग, कौन से बनते हैं? सबसे पहले देखो, नंबर 1 प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। इसको फर्स्ट ARC बोला जाता है इसको। आपसे पूछें इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई। अध्यक्ष कौन थे? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने दिया था त्यागपत्र, और इनका क्योंकि त्यागपत्र इसलिए दिया था कि भारत के उप प्रधानमंत्री बन गए थे 1967 में। ये आयोग कब गठित होता है? ये 1966 में गठित होता है। ठीक है। कब गठित होता है? 1966 में गठित होता है। और त्यागपत्र देने के बाद में कौन बने थे? हनुमंतैया।
कौन बने थे? हनुमंतैया इसके अध्यक्ष बने थे इसमें। ठीक है, तो ये चीज आपको क्या करनी है, एक तो नोट करनी है। इसने अपनी रिपोर्ट कब दी? 1969 में अपनी रिपोर्ट दी थी, 1969 में अपने रिपोर्ट दे दी थी। ठीक है, गुड आफ्टरनून केली। अब लेट हो गया, आज मैसेज तो किया था मैंने। ठीक है, सबको ऐप के माध्यम से भेजा था, जितने साथी जुड़े थे उन सबको। ठीक है, तो ये चीज आपको क्या करनी है, नोट करनी। मुरारजी देसाई इसके क्या थे? अध्यक्ष से। उन्होंने 67 में त्याग पत्र दे दिया। तो 67 में जब त्याग पत्र दिया 1967 में, क्योंकि इनको भारत का उप प्रधानमंत्री बनाया था, तो हनुमंतैया को इसमें क्या बना दिया? अध्यक्ष बना दिया। ठीक है, रिपोर्ट कब दी? और 1969 में। और इन्होंने रिपोर्ट में क्या दिया? तो इन्होंने 22 सुझाव दिए थे। कितने सुझाव दिए इन्होंने? 22 सुझाव दिए थे। और एमसी सितलवाड़ समिति बनी थी इनके सुझावों के अकॉर्डिंग। इतना सा आपको नोट कर लेना है इसमें से। ठीक है, कौन सी? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। फिर इसके बाद में हम बात करें नंबर 2 पे बात कर लेते हैं। नंबर 2 पे राजमन्नार आयोग। गठन कब होता है इस आयोग का? 1969 में होता है। अध्यक्ष ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे एम करुणानिधि। एम करुणानिधि द्वारा गठित। अध्यक्ष कौन थे इसके? इसके अध्यक्ष पीवी राजमन्नार। पीवी राजमन्नार इसके क्या थे? अध्यक्ष। उन्होंने 1969 में ये बना था। ठीक है, राजमन्नार ये अच्छे से आपको नोट कर लेना। इन्होंने कितने सुझाव दिए थे? एक नोट कर लेना, इसके सदस्य कितने? तो 3 सदस्य आयोग था ये। और सदस्य कौन कौन थे इसमें? 2 सदस्य और थे, तो 3 हो गए टोटल। एक तो मुदालियर, एल मुदालियर। मुदालियर आयोग आप पढ़ते हो। और एक नोट करना है नाम, टीपी चन्ना रेड्डी। टीपी चन्ना रेड्डी। 3 सदस्य आयोग था इस। ठीक है, राजमन्नार आयोग 1969 नॉर्मली याद रखना, करुणानिधि के नेतृत्व में यह गठित किया था। ठीक है, आगे देखो नंबर 3 पे बात करें। सरकारी आयोग, पहले भी राज्यपाल के टाइम पे पढ़ चुके हैं इसको। 247 रिपोर्ट दी थी इन्होंने। पूछेंगे आपसे क्या इसमें गठन कब हुआ इसका? 1983 में। रिपोर्ट प्रकाशन 1988 में। दे तो उन्होंने 87 में दे दी थी रिपोर्ट तो, लेकिन प्रकाशित कब हुई थी? 1987 में। इसके अध्यक्ष कौन थे? आर एस रणजीत सिंह सरकारिया। 2 सदस्य और थे इसमें। एक तो सदस्य कौन था? 2 सदस्य इसमें थे, एस आर सेन और वी शिवरमन। एस आर सेन, एस आर सेन। और एक सदस्य था वी शिवरमन।
ठीक है। ये आयोग बना था केंद्र राज्यों के चर्चा हेतु। किस लिए गठित हुआ था ये? केंद्र राज्यों के संबंधों पर चर्चा हेतु यह आयोग गठित था। और इस आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट दी थी उसमें 247 सुझाव दिए थे। कितने सुझाव दिए टोटल? 247 इस आयोग ने अपने सुझाव दिए थे। ठीक है, नॉर्मल याद रखने वाली बात है। इसमें हम पहले भी राज्यपाल के टाइम पे इसको थोड़ा सा कर चुके हैं। एक आयोग कब का आगे था? यहां से नंबर 4 की बात कर लेते। फिर आते द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। आपसे पूछा क्या जाएगा इसका? ये गठन कब होता है इसका? गठन होता है 2005 में। गठन कब होता है इसका? 2005 में। ठीक है। ये वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में गठित हुआ था। वीरप्पा मोइली कर्नाटक के उस टाइम मुख्यमंत्री थे। इसकी सिफारिश से माने से याद रखना कब गठित हुआ? 2005। वीरप्पा मोइली ये कहां के मुख्यमंत्री थे? कर्नाटक के सीएम थे। ध्यान रखना, एक तो ये चीज नोट कर लेना और दूसरा इसमें से देख लेना आपको इन्होंने सुझाव क्या दिए थे। सुझाव दिया था राज्यपाल जो होता है ना कि नियुक्ति कैसे होना चाहिए। तब इन्होंने कहा कॉलेजियम व्यवस्था से क्या होनी चाहिए? राज्यपाल की नियुक्ति के इन्होंने सुझाव दिया था कि कॉलेजियम व्यवस्था से राज्यपाल की नियुक्ति होनी चाहिए। कौन से? द्वितीय प्रशासनिक सुधार। किसके अध्यक्षता में? वीरप्पा मोइली के अध्यक्षता में। वीरप्पा मोइली कौन थे? कर्नाटक के मुख्यमंत्री। इनकी रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया सरकार ने। ये रिपोर्ट क्या कर दी इन्होंने? रिजेक्ट कर दी थी। ठीक है, तो ये नॉर्मल आपको नोट करना। एक आता है पुंछी आयोग। गठन 2007 में। रिपोर्ट कब आती है पुंछी आयोग की? 2010 में। अध्यक्ष कौन थे पुंछी आयोग के? मदन मोहन पुंछी न्यायाधीश थे। ध्यान रखना, इसलिए इसका नाम क्या कर दिया? पुंछी आयोग कर दिया। ठीक है। 5 सदस्य आयोग था ये। और रिपोर्ट में क्या कहा था? इन्होंने कहा कि राज्यपाल को आप हटाते कैसे हो, तो हटाने के लिए महाभियोग होना चाहिए। सुझाव क्या दिया इन्होंने? राज्यपाल को महाभियोग से हटाना, यह सुझाव इन्होंने दिया था। ठीक है, तो ये मदन मोहन पुंछी आयोग की रिपोर्ट, ये इनके अकॉर्डिंग लागू करनी है आपको, नॉर्मल याद रख लेना। और एक आता है नॉर्मल 6 नंबर पे, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव। इसकी सिर्फ डेट याद रख लेना, कब का है? 1973 का। एक तो नोट करोगे इसमें
कॉमन चीज नोट करना है अलग से। एक तो देखो, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग आता है, एक राजमन्नार आयोग आता है, एक सरकारी आयोग आता है, इन तीनों का कॉमन सुझाव याद रख सकते हो आप। सुझाव क्या था? अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। और फिर यह गठन किया किस सुझाव पर था? सरकारी आयोग के सुझाव पर। तीनों ने सुझाव दिया था। गठन किस आयोग की सिफारिश पर किया हमने? सरकारी आयोग की सिफारिश पर इसका गठन किया। ठीक है, तो ये मोस्टली आपको नोट करने कुछ बातें, कुछ तथ्य, बहुत अच्छी बातें, बहुत अच्छे तथ्य इसमें। किसमें? हमने आज की क्लास में हमने ये चर्चा की, मोस्टली बहुत अच्छी चर्चा की है, ध्यान रखना। एक तो प्रशासनिक संबंध पढ़े, भाग 11 अध्याय 2, अनुच्छेद 256 से 63, 256 केंद्रीय कार्यपालिका राज्य कार्यपालिका को निर्देश दे सकती है। 257 है, राज्य कार्यपालिका ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो केंद्रीय कार्यपालिका शक्तियों को बाधा उत्पन्न करे। 262 ये कहता है कि न्यायाधिकरण यानी जल बंटवारे के लिए न्यायाधिकरण या विधि संसद बना सकते हैं। 263 अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की बात है। फिर वित्तीय संबंध जो भाग 12 में अनुच्छेद 264 से 63 93 में आते हैं। 265 संसद विधि निर्मित नहीं कर लेती तब तक कोई कर लागू नहीं करेगी। ठीक है, और दूसरी बात आपको नोट करना है, दूसरी बात आपको क्या नोट करना है इसमें? 266 में संचित निधि का उल्लेख है और इसमें राज्य की भी है, साधारण और भारित भी इसमें उल्लेखित होता है। ठीक है, फिर आकस्मिक निधि नियंत्रण किसका होता है? राष्ट्रपति का। और आकस्मिक राज्य की होती है तो राज्यपाल के नियंत्रण में। 268 से 72 तक केंद्र राज्य वित्त विभाजन है। 275 वित्तीय अनुदान है। 282 विवेकीय अनुदान है। 269 है जिसमें जीएसटी शामिल की गई है। ठीक है, 279 जीएसटी परिषद का उल्लेख है जिसका अध्यक्ष वित्त मंत्री होंगे और सदस्य केंद्र और राज्यों की वित्त मंत्री, और केंद्र में कोई राज्य मंत्री ने वित्त विभाग दिया हुआ है वो इसमें शामिल है। 280 में वित्त आयोग है जिसका गठन राष्ट्रपति करता है। प्रथम वित्त आयोग 1951 के नियोगी की अध्यक्षता में, और वर्तमान में 15वां चल रहा है एनके सिंह के। 16वां का गठन हो चुका है अरविंद पनगड़िया जो वित्त आयोग के क्या रह चुके? उपाध्यक्ष रह चुके हैं, सॉरी योजना नीति आयोग के। ठीक है, 281 में जो वित्त आयोग की रिपोर्ट आएगी राष्ट्रपति संसद में चर्चा है तो रखवा सकता है इसको। ठीक है, केंद्र राज्यों के संबंध के मध्य विवादों का कारण क्या रहा आज तक बात करें तो एक तो राज्यपाल की नियुक्ति है, 356 का गलत प्रयोग, राज्यपाल का केंद्र का पक्ष लेना, अनुच्छेद 200 के तहत विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखना, केंद्र द्वारा राज्य को सशस्त्र बलों का दुरुपयोग है, नीति ये योजना आयोग है वो इसमें पक्षपात करता है, जीएसटी खुद केंद्र को ज्यादा पावर देती है, किसान आंदोलन है, कृषि बिल है। ठीक है, CAA 2019 में आया तो वो भी है, EDCB सबसे महत्वपूर्ण है जिसका दुरुपयोग केंद्र द्वारा राज्यों पर किया जा रहा है। फिर प्रशासनिक सुधार आयोग, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग कब आता है? 1966 में, रिपोर्ट 69 में देता है, अध्यक्ष मोरारजी देसाई, फिर हनुमंतैया, सुझाव 22 दिए थे उन्होंने। राजमन्नार आयोग 69 में गठन हुआ था, इन्होंने अपने 69 में रिपोर्ट दे दी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री करुणानिधि द्वारा गठित किया गया था, PV राजमन्नार थे, 2 सदस्य का आयोग था, ये 3 सदस्य थे इसमें। सरकारी आयोग गठन 1983 में और रिपोर्ट आती है 1987 में, प्रकाशन 1988 में होता है। केंद्र राज्यों के संबंधों पर चर्चा हेतु थी, ध्यान रखना। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 में और इससे 10 में रिपोर्ट आ जाती है। रिपोर्ट कब आती है इसकी? 2010 में। ठीक है, और अध्यक्ष वीरप्पा मोइली कर्नाटक, इसके सुझाव को नहीं माना लेकिन कोलेजियम प्रणाली से राज्यपाल की नियुक्ति का सुझाव दिया। पुंछ आयोग 5 सदस्य आयोग तो गठन 2007 2010 में रिपोर्ट देते हैं, सुझाव राज्यपाल को महाभियोग से हटाने का दिया था इसमें। ठीक है, राज्यपाल से किसके हटाओगे, कैसे हटाओगे? महाभियोग से। और फिर याद रखना अनुमतशाही प्रस्ताव कब आता है? 1973 में आता। ये मोस्टली आपको चर्चा करनी है। तो आज के लिए सभी साथी को जय हिंद, नमस्कार। अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, बहुत शानदार और बेहतरीन टॉपिक रहेगा अगला, जरूर ज्वाइन करिए। कल की क्लास यही टाइम पर रहेगी, आज वाले टाइम पर। ठीक है, आज के लिए सभी साथी को नमस्कार, राम राम साथियों।